बच्चों अभी अभी मैंने आप लोग के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट एंड नॉर्म्स का पीडीएफ डाला है। इस पीडीएफ को आप लोग ओपन करके देखेंगे। इसमें देखिएगा हम लोग की जो यूनिट चल रही है, जिसमें अभी हम लोग ने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद आपका एक ये टॉपिक आता है कि नॉर्म्स। तो नॉर्म्स डेवलप करना, रिलायबिलिटी सेट करना, वैलिडिटी सेट करना, ये सब मानकीकरण का ही पार्ट है। अब इसमें आपको जब हम मानकीकरण शब्द यूज़ करते हैं किसी टेस्ट को, एक अच्छे टेस्ट को डेवलप करने के लिए, तो उसमें मानकीकरण से दो मतलब होते हैं। एक तो ये कि आप उसकी जो प्रक्रिया है, प्रशासन की विधि है और उसमें जो निर्देश हैं, जितने टाइम लिमिट के लिए वो टेस्ट दिया जाएगा, किस तरह से उसको करना है, वो सारी चीज़ें तय कर दें। इसके अलावा एक और चीज़ कि आप एक मानकों का सेट डेवलप कर दें, नॉर्म्स का सेट डेवलप कर दें। हम लोग ने जो टेस्ट किए हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो भी रॉ स्कोर आता है उसको आप एक टेबल पे जो स्कोर दिए होते हैं, एक टेबल में जो स्कोर दिए होते हैं उनसे तुलना करके स्तर ज्ञात कर लेते हैं कि वो स्कोर जो है वो आपने जो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का मापन किया है उसमें वो उच्च, उसकी मात्रा उच्च दिखा रहा है या निम्न दिखा रहा है। तो मानकीकरण दो अर्थों में प्रयोग होता है और वो बेसिकली है यही कि एक अच्छा टेस्ट होगा तो वो मानकीकृत होगा ही होगा। काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं इस वाली पीडीएफ में। इसमें आप लोग चैपलिन की डेफिनेशन देख लीजिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चैपलिन ने पूरे तरीके से उसका प्रोसीजर बताया है। देखिए ये लिख रहे हैं कि मानकीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक बड़े तथा प्रतिनिधि प्रतिदर्श पर परीक्षण का प्रशासन करके उसके लिए मानकों का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ निर्देशनों, समय सीमाओं तथा कार्य प्रणाली में आवश्यक परिवर्तनों को निर्धारित किया जाता है। तो जब हम लोग टेस्ट कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर पढ़ रहे थे, उसकी डिटेल प्रक्रिया पढ़ रहे थे, उस प्रक्रिया में ये सारे स्टेप्स आए हुए थे। तो है वही चीज़। अभी किसी बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम ऐसा लग रहा है कि हम लोग रिलायबिलिटी, वैलिडिटी सारी मिक्स हुई जा रही है, एक ही चीज़ कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ आप लोग को इसलिए लग रही है क्योंकि अभी हम लोग टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, परीक्षण निर्माण के बारे में। तो उसमें जितनी भी चीज़ें ये हैं, ये सारी आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इन सब से मिलकर ही, सारे स्टेप्स को फॉलो करके ही आपका एक अच्छा टेस्ट जो होगा वो डेवलप हो जाएगा। मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड अगर हम लोग पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप चैपलिन की डेफिनेशन को रेफ़र कर लेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। इसमें कई सारी डेफिनेशंस देने के बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पेज नंबर 142 पे देख लीजिए कि मानकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परीक्षण के लिए एक सेट तैयार किया जाता है। ये मानकों का सेट सारणी रूप में होता है। तो सारणी रूप वही टेबल फॉर्म में जो आप लोगों ने देखा है, जिसको आप लोग यूज़ करते हैं। तो ये मानक, ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, नॉर्म्स। बस अब इतनी सी बात है कि इस यूनिट में, 6 वाली यूनिट में हम लोग इसको अब पढ़ रहे हैं, है ना। और मानक ज़रूरी क्यों होते हैं हमारे लिए कि जो भी रॉ स्कोर आया है उसका हमें पता तो चल जाए कि वो स्कोर कह क्या रहा है, मतलब क्या बता रहा है। मानकीकरण की विशेषताएं देख लीजिए। इसमें जो विशेषताएं दी हुई होंगी वो विशेषताएं आपकी जो टेस्ट डेवलप करने का प्रोसीजर है, प्रक्रिया, उससे भी संबंधित हैं और जो आपने मानक डेवलप किए हैं, पर्टिकुलरली जो टेबल फॉर्म में जो डेवलप किए हैं नॉर्म्स, उससे भी संबंधित है। इसको आप लोग देख लेंगे। मानकीकरण की प्रक्रिया की विधि में जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है। सिर्फ इसमें जो हेडिंग्स दी हुई हैं उनको आप देख लीजिए। उन सारे हेडिंग्स को आप परीक्षण रचना के बारे में जब पढ़ रहे थे उनको देख चुके थे। जैसे मापन हेतु नियमों का निर्धारण, ये हम लोग पढ़ चुके थे। निर्देशकों का मानकीकरण, तो जब हम लोगों ने टेस्ट अपना रॉ फॉर्म में बनाया था, फिर उसको एक सैंपल लिया था, सैंपल लेने की बात कही गई थी और उसमें जो निर्देश बनाए थे उनको, उन जो परीक्षार्थी थे, टेस्ट को लेने वाले थे, उनको निर्देश देकर आपको ये पता करना था कि उनके लिए वो निर्देश काम कर रहे हैं कि नहीं, उससे उनको टेस्ट में करना क्या है ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जा रही है कि नहीं। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो जब आप अपना टेस्ट बना रहे हैं, उसका प्रारंभिक परीक्षण कर रहे हैं, शुरुआती वाला, उसमें अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसको आप डिटेक्ट करके फिर उसके बाद आपके जो निर्देश हैं उनका फाइनल फॉर्म तैयार करेंगे। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ से भी हम लोग फैमिलियर हैं जब हम लोग ने टेस्ट कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद दिया हुआ परीक्षण प्रशासन का मानकीकरण। परीक्षण प्रशासन का मतलब वही जो क्रियाविधि है जिसके द्वारा आप
टेस्ट कर रहे हैं कि पहले क्या करना है, दूसरे बाद में क्या करना है। देखिए, अब परीक्षण प्रशासन का मानकीकरण, ये शायद आप लोग इससे अभी बहुत ज़्यादा रिलेट इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आप लोग ने अभी जो भी परीक्षण यूज़ किए हैं उन परीक्षणों में उनका फॉर्मेट बहुत सिंपल था। पेपर पेंसिल टेस्ट थे और बस आपने सब्जेक्ट को या टेस्टी जो भी है उसको आपने निर्देश दे दिए और उसने अपने आप से उसको फिल कर लिया। लेकिन जब आपकी जो अगली यूनिट है जिसमें आप व्यक्तित्व परीक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कुछ आपके इन्वेंट्री टाइप में हैं और कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। तो वो टेस्ट जो हैं उनका प्रशासन का जो विधि होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की विधि होती है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें हमको कितने समय के लिए, मान लीजिए उसमें कोई कार्ड्स हम दिखा रहे हैं आप अपने सब्जेक्ट को, तो कितने समय के लिए वो कार्ड दिखाना है, फिर उससे जो प्रतिक्रिया ली जाएगी, जो अनुक्रिया ली जाएगी, रेस्पॉन्स लिया जाएगा, फिर उस रेस्पॉन्स पर क्रॉस क्वेश्चन भी करना है। तो जब प्रोसीजर में और भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट जो है उसकी बुकलेट पकड़ा देने के अलावा, तो वहाँ पर प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ये प्रोसीजर किया कैसे जाएगा, उसका एक सेट फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है। उसी को बोलते हैं कि परीक्षण का आपने मानकीकरण कर दिया। आप जो उसकी क्रियाविधि है उसको मेंशन कर दें टेस्ट के मैनुअल में कि ऐसे ऐसे ही आपको एडमिनिस्टर करना है। उससे क्या होगा कि कोई एक व्यक्ति किसी टेस्ट को दूसरे जिसका पर्सनैलिटी मेज़र करनी है या कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट मेज़र करना है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी कि आज यहाँ पर मेज़र किया जा रहा है तो भी उसी तरीके से मेज़र किया जा रहा है, किसी और लेबोरेटरी में मेज़र किया जाएगा तो भी उसी तरीके से मेज़र किया जाएगा। इसलिए उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं ताकि डिफरेंस जो आए स्कोर्स में, वो जिस वेरिएबल का मापन किया जा रहा है, जिस एट्रीब्यूट का मापन किया जा रहा है, उस एट्रीब्यूट की मात्रा ऊपर या नीचे होने के कारण आए। इस वजह से ना आए कि परीक्षण के प्रशासन में या उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंस था। तो इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग उसका जो प्रोसीजर है वो सेम ही रखते हैं। उसके अलावा समय सीमा का मानकीकरण वो उसी में आ गया कि कितने समय के लिए दिया जाना है। अब ये वाले जो टेस्ट हैं इसमें समय सीमा का तो निर्धारण रहता नहीं है, लेकिन जो बुद्धि परीक्षण होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो स्पीड टेस्ट होते हैं कि 1 घंटे में व्यक्ति कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो उसकी समय सीमा निर्धारित करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी को 1 घंटे के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, उसने अपना सॉल्व किया आराम से, अगले व्यक्ति को आपने 40 मिनट के लिए ही वो टेस्ट दिया, तो उसका स्कोर तो वैसे ही कम आ जाएगा। और स्कोर कम आने का कारण क्या होगा, बुद्धि का जो स्तर है उसमें ऊपर नीचे होना कारण नहीं होगा। उसमें कारण हो जाएगा कि आपने एक व्यक्ति को कम टाइम दिया टेस्ट सॉल्व करने के लिए, अगले व्यक्ति को अधिक टाइम दे दिया। तो ये वाला डिफरेंस हमें नहीं लाना है। इस वजह से हम जो टेस्ट है उसका समय सीमा का भी मानकीकरण कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं कि इतने ही समय के लिए ये टेस्ट दिया जाएगा। हर टेस्ट के साथ एप्लीकेबल नहीं है ये, कुछ टेस्ट के साथ एप्लीकेबल है। वो डिसाइड होता है कि उस टेस्ट का प्रकार क्या है। इसके अलावा स्कोरिंग का मानकीकरण, स्कोरिंग कैसे करनी है वो हम लोग जानते ही हैं। और ये क्रूशियल स्टेप है मानकों की स्थापना। वो जो टेबल जिसमें देखकर आप अपने जो रॉ स्कोर्स होते थे उनका मतलब पता करते हैं, उस मानकों की स्थापना कैसे की जाए। तो वो मानक कई प्रकार के होते हैं। आपको अभी 4 टाइप्स के नॉर्म्स पढ़ने हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हम अभी फ़िलहाल कोई टेस्ट डेवलप नहीं कर रहे हैं। आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि किसी एक टेस्ट को डेवलप करने के लिए उसमें एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। बाकी जब टेस्ट डेवलप करने की स्टेज पर आप आएंगे तो उनको डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेप है मानकों की स्थापना, ये क्रूशियल स्टेप है जिसमें हम एग्जैक्टली कैसे वो टेबल बनेगी, किस आधार पर बनती है, उन चीज़ों को देखने वाले हैं। आ जाइए यहाँ पर मानक के अर्थ में। अब देखिएगा, मानकीकरण जो है एक ब्रॉड टर्म है, बड़ा टर्म है, जिसके अंदर जो टेस्ट का प्रोसीजर है उसको भी निर्धारित करना, वो तय कर देना है, और साथ साथ में मानकों को डेवलप करना, नॉर्म्स डेवलप कर लेना, वो भी शामिल है ना। तो ये यहाँ से 1 से लेकर 6 तक ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे मानकीकरण की प्रक्रिया में आते हैं। उसमें भी पर्टिकुलरली मानक किसको बोलेंगे, वो क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट, उस क्राइटेरिया जिससे आपका जो रॉ स्कोर आया है, मूल प्राप्तांक, उस प्राप्तांक की तुलना उन मानकों से करेंगे और तुलना करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो परीक्षार्थी है उसके स्कोर का मतलब क्या है।
मानकों की भी परिभाषा में आप देख लीजिए, चैपलिन की परिभाषा एक बहुत अच्छी सी परिभाषा है। इसके अलावा रेबर की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत अच्छी है। रेबर की डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। सांख्यिकीय अर्थ में मानक का तात्पर्य है किसी संख्या, मूल्य या स्तर अथवा संख्याओं, मूल्यों या स्तरों के प्रसार से जो समूह का प्रतिनिधि होता है, जिसका उपयोग वैयक्तिक घटनाओं की तुलना के लिए आधार के रूप में किया जाता है। तो वैयक्तिक घटना, ये यहाँ पर वही जो आपके टेस्ट पर आपके सब्जेक्ट का स्कोर आया है वो एक इंडिविजुअल इंसिडेंट हो गया स्कोर। अब उस स्कोर की तुलना किससे हम करें, उस तुलना के लिए जिन स्कोर्स को आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है वो आपके नॉर्म्स कहलाते हैं। चैपलिन देख लेते हैं क्या बोलते हैं। ये बोल रहे हैं मानक का अर्थ एक मूल्य या मूल्यों का प्रसार है। प्रसार समझ रहे हैं, रेंज, कहाँ से कहाँ तक कितने फैले हुए हैं स्कोर, जिससे किसी समूह को ऐसे विशिष्ट निष्पादन की अभिव्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी व्यक्ति की तुलना की जा सकती है। ये डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप लोग के पल्ले नहीं पड़ेगी, इसको छोड़ देते हैं। रेबर की डेफिनेशन पे फोकस करिए, ठीक है। तो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझ में आ गया। देखो फ्रीमैन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं, देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मानक एक विशिष्ट जनसंख्या द्वारा किसी खास परीक्षण पर प्राप्त औसत या विशेष अंक होता है। हाँ, इनकी डेफिनेशन प्रैक्टिकल है और ये आपको समझने में आसानी कर सकती है। जब हम लोग टेस्ट डेवलप करने की बात कर रहे थे, उसके चरणों, उसके स्टेप्स जो हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग ने एक सैंपल लिया था जिस पर उस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया था, उस परीक्षण का प्रशासन किया था। उस सैंपल का जो औसत प्राप्तांक आता है, चूँकि वो सैंपल जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो उस पर जो औसत स्कोर आ रहा है उसको हम ये मानते हैं कि ऑन एन एवरेज ये स्कोर होना चाहिए। इस स्कोर से नीचे अगर स्कोर आता है तो हम ये मानेंगे कि किसी व्यक्ति में जिस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का हम मापन कर रहे हैं उसकी मात्रा कम पाई जा रही है, और अगर औसत से ज़्यादा आता है तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की मात्रा अधिक पाई जा रही है। तो फ्रीमैन की डेफिनेशन हमको बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये बता दे रही है कि नॉर्म होता क्या है। एक बार फिर से देख लो कि अ नॉर्म इज़ द एवरेज और टिपिकल स्कोर, मीन हो या मीडियन हो, ऑन अ पर्टिकुलर टेस्ट मेड बाय अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। और वो कौन सी वाली पॉपुलेशन है, जिसके ऊपर हमने अपने टेस्ट को एडमिनिस्टर करके मानकीकरण की जो प्रक्रिया है, मानकीकरण का जो प्रोसेस है उसको निर्धारित किया है। ठीक ये हो गए आपके मानक का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसमें आप लोग देख लीजिए, ये हाँ ये बड़ा अच्छा सा इन्होंने दिया हुआ है 146 पेज नंबर पे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों और शैक्षिक परीक्षणों के निर्माणकर्ता अपने परीक्षणों के मापन में कुछ संदर्भ बिंदु निर्धारित करते हैं, जिनके आधार पर परीक्षण पर प्राप्त प्राप्तांकों की तुलना के आधार पर व्याख्या की जाती है। तो संदर्भ बिंदु वही जिससे आपको अपना स्कोर कंपेयर करना है, तुलना करनी है, यह संदर्भ बिंदु ही मानक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में क्या बोल रहे हैं ये DN श्रीवास्तव जी, मानक वह मूल्य है जिससे किसी समूह की खास निष्पादन की जानकारी मिलती है। निष्पादन समझते हैं, किसी भी टेस्ट पर व्यक्ति किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका स्कोर कैसा आ रहा है, या किसी भी चीज़ को हल करने में कोई भी टास्क आपने उसको दे दिया है, उसको वो किस प्रकार से सॉल्व करता है, वो उसका निष्पादन कहलाता है। इंग्लिश में उसको परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो यह इस समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन मानकों के आधार पर समूह के व्यक्तित्वों की सरलता से तुलना की जा सकती है। मानकों के आधार पर आपको पता चल गया कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें चिंता की मात्रा या स्ट्रेस की मात्रा अधिक पाई जा रही है, कम पाई जा रही है। उन्हीं मानकों के आधार पर दो इंडिविजुअल्स में आप तुलना कर सकते हैं, एक समूह की दूसरे समूह से तुलना कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं हमको मानक अगर डेवलप होते हैं तो उससे हमें मिल जाती हैं। प्रकार देख लेते हैं मानकों के कितने हैं। बहुत ही सिंपल टाइप के प्रकार दिए हुए हैं आपके में, और भी प्रकार होते हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए इन प्रकारों से हमारा काम चल जाएगा। एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स और स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर नॉर्म्स। इसमें से एज नॉर्म्स और ग्रेड नॉर्म्स जो हैं ये जो सिंप्लीफाइड टेस्ट होते हैं हम लोग के, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर इसमें शामिल नहीं होता है। खाली हमें एज नॉर्म्स जो हैं, आयु मानक जो दिए हुए हैं, इसमें हमको करना क्या होता है कि हम अलग अलग आयु के लोगों का एक सैंपल लिया हुआ होता है और उस आयु के लोगों के सैंपल का जो एवरेज आ रहा है
वो उस एवरेज के बेसिस पे एक टेबल बन जाती है और उस टेबल में आपको एक पर्टिकुलर एज के लिए औसत स्कोर कितना होना चाहिए ये पता लग जाता है। उससे कम अगर है तो आपको पता लग जाएगा कि उस एज के व्यक्तियों में अगर उस स्कोर से कम स्कोर पाया जाएगा तो जो भी वेरिएबल आप मेज़र कर रहे हैं उसकी मात्रा कम है या अधिक है। ये एज के आधार पर हो गया। एज नॉर्म्स को देखो डिटेल में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक मिनट ये कहाँ चला गया, ये देखिए कि आयु मानक का अर्थ विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के औसत प्राप्तांक या औसत निष्पादन से है जो उन्होंने किसी परीक्षण पर प्राप्त किए हैं। आयु मानक सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जिस परीक्षण के आयु मानक ज्ञात करने, उदाहरण आप इसमें देख लीजिएगा, है ना। तो ये एज नॉर्म हो गया। इसी तरह से ग्रेड नॉर्म, तो यहाँ पे एज नॉर्म में हम लोगों ने एज के हिसाब से अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए औसत निकाल दिया था। जब आप यही औसत अलग अलग क्लास के लोगों के लिए निकाल दीजिए कि 7वीं में पढ़ने वाले बच्चों का एंग्जाइटी का जो औसत है वो इतना होना चाहिए, उससे कम अगर होता है तो इसका मतलब उनमें चिंता की मात्रा कम पाई जा रही है, उससे अधिक अगर होता है तो चिंता की मात्रा अधिक पाई जा रही है ना। तो वो हो गए ग्रेड नॉर्म्स, अगर आपने उनको कक्षा के आधार पर डिवाइड कर दिया। अच्छा, हम लोग ने जो टेस्ट यूज़ किए हैं उसमें ज़रा नॉर्म्स का प्रकार देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने जेंडर के आधार पर किया है कि एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए, और उसमें आपको जब टेस्ट का स्पेसिफिकेशन दिया गया था तो उसमें ये भी बताया गया था कि इस आयु के लोगों पर आप उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो वो आयु पहले से निर्धारित हो गई। अब उस आयु में भी मेल अगर हैं तो उनके औसत प्राप्तांकों का वो बना दिए ग्रुप्स, इसके वो बना दिए वर्ग अंतराल बना दिए कि इससे इनके बीच रहेगा तो उसको मेल्स के लिए इससे और इसके बीच है तो उसका क्या मतलब होगा, फीमेल्स के लिए इससे और इसके बीच है तो उसका क्या मतलब होगा। कहने का मतलब ये है कि आप एज को आधार बना सकते हैं, आप ग्रेड को आधार बना सकते हैं, आप जेंडर को आधार बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर टेक्निकल हम हो जाएं उसमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हमारे इन्वॉल्व हो जाएं तो, और ये थोड़े उच्च स्तर के नॉर्म होते हैं, आपका परसेंटाइल नॉर्म और स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर नॉर्म। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप आयु मानक पढ़ लीजिए इससे, और श्रेणी मानक पढ़ लीजिए। होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके लाभ हानियाँ और इन सब में नहीं जाना है। ज्ञान बढ़ाने के लिए रीडिंग लगा लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को इतना ही देखना है।